नमस्कार। आज हम फिर से बाजार की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं, मैक्रो रिस्क रिपोर्ट्स हैं, बाजार विश्लेषण है, कॉर्पोरेट कैलेंडर, पूर्वानुमान। इन सबको मिलाकर हम आने वाले हफ्ते यानी 29 सितंबर से 3 अक्टूबर के लिए भारतीय शेयर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, उन्हें जोड़कर एक साफ तस्वीर पेश की जाए। मतलब अगले हफ्ते क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। हाँ, क्या जोखिम है, क्या संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पिछले हफ्ते की, 22 से 26 सितंबर। हफ्ता काफी भारी रहा बाजार के लिए। सही कहा, काफी भारी। निफ्टी 50, सेंसेक्स दोनों ही प्रमुख सूचकांकों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हाँ, लगातार 6 दिन गिरे हैं ना। जी हाँ, लगातार 6 सेशन। और ये इस वित्त वर्ष की सबसे लंबी गिरावट की स्ट्रीक है। पिछले 3 हफ्ते में जो भी कमाया था वो सब एक हफ्ते में चला गया। और मार्च 2025 के बाद की सबसे बड़ी वीकली गिरावट भी यही थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। आंकड़ों में देखें तो निफ्टी 50 करीब 2.5% गिरा, 24,650 के आसपास बंद हुआ। और जो अहम बात थी वो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके नीचे फिसल गया। और सेंसेक्स भी करीब आप मान लीजिए 2.25 से 2.25% नीचे 80,400 के पास बंद हुआ। तो गिरावट चौतरफा थी। तो ये जो इतनी बड़ी गिरावट आई, इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी? मुझे लगता है अमेरिका वाली खबरें हावी रही। निश्चित रूप से वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। हुआ ये कि 2 बड़ी घोषणाएं हुई अमेरिका से। पहली, H1B वीजा को लेकर। हाँ, वो फीस बढ़ाने वाली बात। जी, फीस $1,000 से सीधा $1,00,000 प्रति आवेदक करने का प्रस्ताव। इस एक खबर ने आईटी शेयरों में जैसे भूचाल ला दिया। अच्छा। निफ्टी आईटी इंडेक्स हफ्ते में करीब 4 से 8% तक लुढ़क गया। ये बहुत बड़ी गिरावट है। बाप रे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय आईटी कंपनियों पर सालाना कोई $1 बिलियन का एक्स्ट्रा बोझ आ सकता है इससे। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ लागत की बात नहीं है, ये मतलब बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठाता है। और दूसरा झटका फार्मा पर था, एक और एक्सपोर्ट वाला सेक्टर। बिल्कुल। अमेरिका ने कहा कि जो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाएं भारत से इंपोर्ट होंगी, उन पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं 1 अक्टूबर से। ओहो। तो नतीजा, फार्मा शेयरों की भी जबरदस्त पिटाई हुई। शुक्रवार को निफ्टी फार्मा करीब 3.25 से 4.25% नीचे था। यानी 2 बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर सीधे सीधे निशाने पे आ गए। इसके अलावा वो एफपीआईज की बिकवाली, वो भी तो एक फैक्टर था। बहुत बड़ा फैक्टर। विदेशी निवेशकों ने, एफपीआईज ने पिछले हफ्ते करीब 19,570 करोड़ की भारी बिकवाली की। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक हफ्ते के लिए। 19,000 करोड़? हाँ, और पूरे सितंबर में देखें तो अब तक लगभग 7,900 करोड़ निकाल चुके हैं। तो ये जो आउटफ्लो का ट्रेंड है वो और मजबूत हो रहा है। सेंटीमेंट के लिए अच्छा नहीं है ये। सही बात है। और लगता है मतलब जो हार में तेजी आई थी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और रुपया भी कमजोर हुआ, वॉलेटिलिटी बढ़ी। हाँ, वो सब चीजें भी थीं। प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी थी इतनी बढ़त के बाद। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, लगभग 83.80 के अपने रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब पहुंच गया था। और इंडिया विक्स, जो डर का बैरोमीटर है, वो भी काफी उछला। करीब 6 से 15% बढ़कर 11.4 से 14.5 के लेवल पर आ गया। मतलब बाजार में घबराहट बढ़ी। तो सेक्टर्स में देखे तो आईटी और फार्मा तो बुरी तरह गिरे। मेटल्स का क्या हाल था? मेटल्स भी काफी गिरे। ये तीनों सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हाँ, कुछ स्टॉक थे जैसे एल&टी, टाटा मोटर्स, आईटीसी, इनमें थोड़ी मजबूती दिखी या ये बढ़े, लेकिन ये गिने चुने थे। अच्छा। ज्यादातर बिकवाली का असर तो मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी बहुत हुआ। वो भी करीब 2 से 4.25% तक गिरे। और बैंक निफ्टी, वो अक्सर थोड़ा संभाल लेता है। बैंक निफ्टी ने तुलनात्मक रूप से थोड़ा बेहतर किया, पर दबाव तो वहां भी था। साप्ताहिक गिरावट करीब 1.25 से 2% रही। अच्छा। एक दिलचस्प बात यह रही कि जहां एफआईआईज इतनी भारी बिकवाली कर रहे थे, वहीं डीआईआईज यानी हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक वो डटकर खरीदारी कर रहे थे। पिछले हफ्ते उन्होंने करीब 16,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की। तो डीआईआईज ने काफी हद तक संभाला। हाँ बिल्कुल, उनके सपोर्ट ने बाजार को और ज्यादा गिरने से रोका। ठीक है, तो ये तो हो गई पिछले हफ्ते की कहानी, काफी उथल पुथल भरी। अब आगे देखते हैं। अगला हफ्ता 29 सितंबर से 3 अक्टूबर, क्या लग रहा है, माहौल कैसा रहेगा? देखिए, माहौल तो अभी काफी सतर्कता वाला लग रहा है। ट्रेंड जो है वो साइडवेज से लेकर थोड़ा मंदी के तरफ झुका हुआ, मतलब बेरिश बायस जिसे कहते हैं, वैसा दिख रहा है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, यानी जब भी बाजार थोड़ा ऊपर जाए, बेचने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, और वॉलेटिलिटी,
वो कम होगी या ज्यादा? नहीं, वॉलेटिलिटी तो ज्यादा रहने की उम्मीद है, काफी उठापटक हो सकती है। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट, वो तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ना? 1 अक्टूबर को फैसला आएगा। बिल्कुल सही, सबकी नजरें उसी पे रहेंगी। ये देखना बहुत अहम होगा कि आरबीआई इस मुश्किल माहौल में क्या कदम उठाता है। तो क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं हमारे स्रोतों के हिसाब से? देखिए, मैक्रो रिस्क वाला जो हमारा स्रोत है, उसके अनुसार 3 पॉसिबिलिटी हैं। सबसे ज्यादा संभावना करीब 65% इसी बात की है कि आरबीआई रेपो रेट को 5.50% पर अपरिवर्तित रखेगा, कोई बदलाव नहीं। अच्छा। और अपना जो न्यूट्रल रुख है वो भी कायम रखेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं। तो अगर रेट चेंज नहीं होता तो बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? क्या ये पहले से फैक्टर इन है? कुछ हद तक तो है, लेकिन फिर भी इक्विटी बाजार इसे शायद थोड़ा नेगेटिव ले सकता है। मतलब अगर उन्हें लगता है कि इकोनॉमी को और सपोर्ट चाहिए था जो नहीं मिला, और रुपए पे दबाव बना रह सकता है। डॉलर के मुकाबले 90 तक जाने का भी रिस्क बताया जा रहा है। ओहो। अच्छा, और दूसरी संभावना क्या है? क्या रेट कट की कोई उम्मीद है? हाँ, दूसरी संभावना है 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, यानी 0.25% रेट कम कर दें। इसकी संभावना करीब 30% आकी गई है। अच्छा, 30% भी कम नहीं है। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है अगर एमपीसी को लगे कि आगे चलकर महंगाई कम रहेगी। मान लीजिए वित्त वर्ष 2026 के लिए 4% से नीचे। और शायद वो ये जो बाहर से टैरिफ वाले झटके आ रहे हैं, उनसे इकोनॉमी को बचाने के लिए पहले ही एक्शन लेना चाहें। और अगर रेट कट हुआ तो फिर जो रेट सेंसिटिव सेक्टर हैं, बैंक, रियल एस्टेट, ऑटो, उनके शेयरों में एक शॉर्ट टर्म तेजी आ सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर एफपीआईज इसे बढ़ते रिस्क की तरह देखते हैं तो वो और बिकवाली कर सकते हैं, जिससे रुपया और कमजोर हो सकता है। अच्छा, और तीसरी सबसे कम संभावना वाली बात वो है कि आरबीआई सबको सरप्राइज कर दे और सख्त रुख अपना ले, हॉकिश स्टैंड्स। इसकी संभावना सिर्फ 5% है। ओके। शायद बढ़ते ग्लोबल रिस्क या किसी घरेलू चिंता की वजह से। अगर ऐसा हुआ तो ये इक्विटी के लिए काफी नेगेटिव होगा। हाँ, रुपया शायद थोड़ा संभल जाए, पर इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो मतलब फैसले से ज्यादा आरबीआई गवर्नर क्या कहते हैं, आगे के लिए क्या संकेत देते हैं, महंगाई, ग्रोथ, लिक्विडिटी पर, उस पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, कमेंट्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी इस बार। गाइडेंस क्या देते हैं वो देखना होगा। आरबीआई के अलावा घरेलू मोर्चे पर और क्या है मैं इस हफ्ते? एफएनओ एक्सपायरी भी है शायद। हाँ, गुरुवार को महीने की एफएनओ एक्सपायरी है। उस दिन अक्सर उठापटक बढ़ जाती है। और अब Q2 रिजल्ट्स का सीजन भी शुरू हो रहा है। हाँ, आईटी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जी। टीसीएस का 9 अक्टूबर को है, एचसीएल टेक का 13 को, इन्फोसिस का 16 को। तो उनकी कमेंट्री बहुत अहम होगी। डिमांड कैसी चल रही है, मार्जिन पर क्या प्रेशर है, और खासकर वो H1B वाले मुद्दे का उन पर क्या असर पड़ रहा है। और कोई इवेंट्स या डेटा पॉइंट्स? 3 अक्टूबर को कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है। वहां से सरकार की पॉलिसी या फिस्कल सिचुएशन पर कोई बात आ सकती है। फिर टाटा कैपिटल का बड़ा आईपीओ आ रहा है, एंकर बुक 3 को, इशू 6 अक्टूबर को। ये काफी लिक्विडिटी खींच सकता है मार्केट से। सही बात है। एफपीआई फ्लोज पर तो नजर रखनी ही है रोज। एनएसडीएल, एनएसई का डेटा देखना होगा, और कुछ मैक्रो डेटा भी आएंगे। सितंबर का जीएसटी कलेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ऑटो सेल्स के आंकड़े, फॉरेक्स रिजर्व, बैंक क्रेडिट डिपॉजिट, सरकार का फिस्कल डेफिसिट डेटा। ये तो हुई घर की बातें, लेकिन बाहर का असर, खासकर अमेरिका का, वो तो बना ही रहेगा। बिल्कुल, वो यूएस ट्रेड और टैरिफ वाला मुद्दा भी सबसे ऊपर है। मैक्रो रिस्क स्रोत कह रहा है कि 40% संभावना है कि ये मामला और बिगड़े या कोई नई नेगेटिव खबर आए। ओह, अगर ऐसा हुआ तो सेंटिमेंट और खराब होगा। हमारे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर, फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, जेम्स, इनमें और बिकवाली आ सकती है। जीडीपी ग्रोथ पर भी 0.5% से 0.8% तक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एफपीआई आउटफ्लो, रुपया, वो जारी रह सकता है। और रुपया 88 से 90 प्रति डॉलर की रेंज में भी जा सकता है। बाप रे। अच्छा, अमेरिका से और भी तो डेटा आना है इस हफ्ते, जॉब्स डेटा वगैरह। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते अमेरिका से जेओल्स जॉब ओपनिंग्स, एडीपी प्राइवेट पेरोल, और फ्राइडे 4 अक्टूबर को सबसे अहम नॉन फार्म पेरोल्स एनएफपी का डेटा आएगा। ये सारे आंकड़े ग्लोबल सेंटिमेंट, एफपीआई फ्लो और रुपए की चाल पर असर डालेंगे। साथ में आईएसएम, पीएमआई और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी है। हालांकि हमारे स्रोत का मानना है कि ग्लोबल संकेतों से बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद कम है, सिर्फ 15% चांस है। और ये जो एफपीआई आउटफ्लो की बात हो रही है, क्या इसके और तेज होने का भी रिस्क है? मैक्रो रिस्क स्रोत इसके लिए 50% संभावना बता रहा है। अगर ऐसा होता है तो वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी, बाजार गिर सकता है,
खासकर मिड और स्मॉल कैप। विक्स ऊंचा रह सकता है। इस हफ्ते कुछ बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के रिजल्ट्स भी हैं शायद। हाँ, कुछ अमेरिकी कंपनियां जैसे नाइकी, लेवाइस, कोनाग्रा वगैरह के नतीजे आएंगे। उनसे ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स, सप्लाई चेन के हाल पर कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो ये मैक्रो और ग्लोबल फैक्टर्स तो साफ हैं। अब जरा चार्ट्स पर आते हैं। टेक्निकल लेवल्स क्या कह रहे हैं? निफ्टी के लिए क्या अहम है? देखिए, निफ्टी 50 के लिए नीचे की तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अब 24,400 के आसपास है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि 200 दिन का ईएमए भी लगभग 24,350 के करीब है। ये एक मजबूत सपोर्ट जोन माना जाता है। और अगर ये टूटा तो? अगर ये निर्णायक रूप से टूटता है तो अगला सपोर्ट 24,180 के पास है। ऊपर की तरफ पहली रुकावट 24,900 से 25,000 का जोन है। उसे पार किया तो 25,100, 25,200 अगला रेजिस्टेंस होगा। तो ज्यादा चांस किस रेंज में रहने का है? एनालिसिस के हिसाब से लगभग 65% संभावना है कि निफ्टी 24,400 से 24,900 की रेंज में ही रहेगा। अगर 24,400 टूटता है तो 24,180 तक जाने का 25% चांस है, और रिकवरी मतलब 25,000 के ऊपर टिकने का चांस फिलहाल सिर्फ 10% लग रहा है। ये तो निफ्टी की बात हुई। सेंसेक्स का क्या वहां भी कहानी सेम है? हाँ, काफी मिलती जुलती। सेंसेक्स के लिए 80,000 का लेवल एक अहम साइकोलॉजिकल और टेक्निकल सपोर्ट है। ऊपर 80,900, 81,000 पर रेजिस्टेंस है। यहां भी करीब 60% चांस है कि 80,000 से 80,900 की रेंज में रहे। और गिरने का चांस? अगर 80,000 टूटता है तो 79,300, 79,900 तक फिसलने का 30% चांस है। रिकवरी का चांस यहां भी 10% ही है। और बैंक निफ्टी, उसका क्या व्यू है? बैंक निफ्टी के लिए 44,000 का लेवल एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। इसका 200 ईएमए भी 53,700, 53,784 के आसपास है। ऊपर रेजिस्टेंस 44,700 और फिर 55,500 पर है। इसका आउटलुक भी साइडवे से थोड़ा कमजोर ही लग रहा है। आरबीआई पॉलिसी का इस पर काफी असर होगा। ठीक है, आखिर में कोई खास कॉर्पोरेट एक्शन भी है इस हफ्ते? बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड? हाँ, कुछ हैं। 3 अक्टूबर को पोशिक लिमिटेड का 3.1 बोनस है और साथ में फेस वैल्यू स्प्लिट भी है, 10 रुपए से 5 रुपए। उसी दिन जीई लिमिटेड का 1.1 बोनस है। अच्छा। ग्लेनमार्क फार्मा 2.5 रुपए का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। एक्स डेट 3 अक्टूबर। स्टार हाउसिंग फाइनेंस का राइट्स इशू है, एक्स डेट 30 सितंबर। और ट्रस्टेज कैपिटल का भी राइट्स इशू है, एक्स डेट 1 अक्टूबर। इनके अलावा और भी डिविडेंड्स होंगे? हाँ, कई और कंपनियां हैं जो एक्स डिविडेंड हो रही हैं, जैसे सेल, आरबीएल बैंक, फोर्स मोटर्स, बिरला कॉर्प वगैरह। ये सब शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस पर असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले हफ्ते का पूरा हाल देखा, आने वाले हफ्ते की चुनौतियां, संभावनाएं, लेवल्स, सब पर बात की। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि बाजार अभी बाहरी फैक्टर्स के दबाव में है, खासकर ये ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और एफपीआईज की बिकवाली। आरबीआई पॉलिसी इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट है जो दिशा देगा। टेक्निकल लेवल थोड़े नाजुक हैं, उन पर नजर रखनी होगी, और वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो मतलब सावधानी बहुत जरूरी है। माहौल अनिश्चितता भरा है। बिल्कुल। तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे अमेरिका की पॉलिसी ने हमारे आईटी और फार्मा सेक्टर को कितना प्रभावित किया। तो सोचने वाली बात यह है कि लंबे समय में इस तरह के बाहरी पॉलिसी शॉक से बचने के लिए या उनका असर कम करने के लिए इन इंडस्ट्रीज की या भारत सरकार की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या हम अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं या बिजनेस मॉडल बदल सकते हैं? ये बहुत गहरा और अहम सवाल है, और ये सीधे सीधे ट्रेड टेंशन, एफपीआई फ्लो पर हमारी निर्भरता और हमारी अपनी ग्रोथ स्टोरी से जुड़ता है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है आगे की रणनीति के लिए।